दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के तनाव और क्रूड ऑयल की कमी ने पूरी दुनिया को एक सबक तो जरूर दे दिया है कि आज के दौर में लगभग सारे देश और इनका खुद का डेवलपमेंट इसी फ्यूल का मोहताज है। और इसके साथ एक बड़ी बात और समझ में आ रही है कि हमें जल्दी ही कोई दूसरे फ्यूल ऑप्शन तलाशने होंगे कि इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये हैवी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी स्टोरेज जैसे सेक्टर को पूरी तरीके से डीकार्बनाइज तो कर ही सकता है, साथ ही क्रूड ऑयल पर से डिपेंडेंसी भी कम कर सकता है। लेकिन भैया, यहाँ बात आकर ये फंस जाती है कि इस हाइड्रोजन को बनाने की टेक्नोलॉजी किसके पास है। देखिए, दुनिया के कुछ गिने चुने ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और अभी की अगर बात करें तो 2025-26 का डेटा ये साफ कहता है कि अभी इस समय हाइड्रोजन के डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन में बहुत बड़ा गैप है। अब इस बात से समझिए कि दुनिया की कुल हाइड्रोजन का डिमांड 2024 में तकरीबन 100 मिलियन टन रहा है और 2023 से लगातार कठिन प्रयास करने के बावजूद भी हम इसके प्रोडक्शन को सिर्फ 2% तक बढ़ा पाए हैं। मतलब कि चुनौती साफ है। जिसके पास इस समय हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी होगी, वही आने वाले समय में दुनिया पे राज करेगा, यानी हाइड्रोजन इकोनॉमी उसके हाथ में रहेगी। फिलहाल दोस्तों, देखिए, इस वीडियो में हम 3 दिलचस्प बातें जानेंगे। पहला ये कि ग्लोबल लेवल पर हाइड्रोजन की डिमांड और सप्लाई की क्या स्थिति है और किस टेक्नोलॉजी से इसे इस समय पूरा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी जानेंगे कि भारत इस स्थिति में कहां पर है। इसके साथ तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट उस अचीवमेंट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से भारत ने इन परेशानियों का सोल्यूशन बड़े शानदार तरीके से निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, हाइड्रोजन का जो सबसे ज्यादा डिमांड है वह रिफाइनरी और केमिकल जैसे इंडस्ट्रीज में, जहां पर अमोनिया और मेथनॉल बनता है, और इसके साथ स्टील इंडस्ट्री में भी फर्नेस के फ्यूल के रूप में काम आता है। हालांकि हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर इसके नए सेक्टर भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट या ग्रीन स्टील, जिसकी हिस्सेदारी अभी तो फिलहाल 0.1% से भी कम है। मतलब अभी डिमांड पुरानी इंडस्ट्री में ही फंसा हुआ है, जबकि फ्यूचर की डिमांड ग्रीन सेक्टर में आने वाला है। अब अगर सप्लाई की बात करें तो लगभग पूरी डिमांड अभी फॉसिल फ्यूल से ही पूरी हो रही है। अब इसे इस बात से समझिए कि 2024 में प्रोडक्शन के लिए 290 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस और 90 मिलियन टन कोयले का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन क्लीन हाइड्रोजन यानी ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन को देखें तो ये कुल सप्लाई का सिर्फ 1% से भी कम रहा है, जिसमें लो एमिशन हाइड्रोजन यानी वो हाइड्रोजन जिनको बनाने में कार्बन का एमिशन होता है, इसका प्रोडक्शन भी 2025 तक सिर्फ 1 मिलियन टन तक पहुंच पाया था। और इसमें भी प्रोडक्शन ट्रेंड्स देखें तो 95% हाइड्रोजन अभी भी स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग यानी कि SMR से बनाया जाता है। लेकिन अभी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन बनाने का हिस्सा बहुत ही कम है, लगभग 5%। अब इसे इस बात से समझिए कि हाइड्रोजन का मार्केट साइज 2025 में 225 से 280 बिलियन डॉलर के बीच में था और 2026 में ये बढ़कर 226 से 304 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसका मतलब इसका ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा है और वहीं पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन डिमांड और सप्लाई का गैप अभी भी बहुत बड़ा है। डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई ज्यादातर फॉसिल बेस्ड ही है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्राइस अभी भी बहुत ज्यादा महंगा है। इसके साथ पाइपलाइन स्टोरेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी भारी कमी है। यही सबसे बड़ा बॉटलनेक है। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत की। देखिए, भारत ने 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था और इसका लक्ष्य था कि 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा। इसके लिए 125 गीगावाट एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी भी जोड़ना होगा और तभी जाकर ग्लोबल मार्केट का 10% का हिस्सा कैप्चर किया जा सकता है, क्योंकि भारत खुद को ग्लोबल हाइड्रोजन हब बनाना चाहता है। अभी फिलहाल भारत में डिमांड मेनली रिफाइनरी और फर्टिलाइजर सेक्टर में है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड अभी पायलट स्टेज पर है। लेकिन भैया, हाइड्रोजन बनाने की असली कहानी इसके टेक्नोलॉजी में है। देखिए, हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही तय करता है कि वो सस्ता होगा या महंगा होगा या फिर प्रदूषण करने वाला होगा। आजकल ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग यानी कि SMR है। इसमें नेचुरल गैस और स्टीम से हाइड्रोजन बनता है, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है जो प्रदूषण करता है। इसीलिए इस तरह के हाइड्रोजन को हम लोग ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि भारत के साथ साथ दुनिया में 90 से 95% हाइड्रोजन अभी भी इसी SMR टेक्नोलॉजी से बनता है, जो फिलहाल सस्ता तो है लेकिन प्रदूषण बहुत करता है।
खैर फ्यूचर की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें बिजली से पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया जाता है, और इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर या विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें तब इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जीरो कार्बन एमिशन होता है। अब देखिए, इसमें यूज होने वाले इलेक्ट्रोलिसिस खासतौर पे दो तरीके के हैं। एक है अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर, जो सस्ता है और बड़े प्लांट के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ है PEM इलेक्ट्रोलाइजर, यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर। ये ज्यादा एफिशिएंट है, कॉम्पैक्ट है और सोलर विंड की फ्लैक्चुएटिंग बिजली के साथ परफेक्ट मैच करता है। लेकिन इसके साथ इसकी खासियत ये है कि इसमें हाइड्रोजन की प्योरिटी 99.99% तक होती है, यानी कि PEM इलेक्ट्रोलाइजर ज्यादा एफिशिएंट और परफेक्ट है। अब जरा ये समझते हैं कि PEM इलेक्ट्रोलाइजर काम कैसे करता है। देखिए, इसके लिए पानी में बिजली दी जाती है, तो एनोड साइड पर पानी ऑक्सीजन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है। अब यहाँ पर PEM मेम्ब्रेन सिर्फ प्रोटॉन को कैथोड साइड तक जाने देती है, और इसी कैथोड पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और भैया, ये टेक्नोलॉजी फास्ट रिस्पांस देती है, और वो भी हाई प्योरिटी के साथ, और इसका डिजाइन भी छोटा है। लेकिन अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए अल्कलाइन यूज तो किया जा रहा है, लेकिन भैया लॉन्ग टर्म में यही PEM टेक्नोलॉजी ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन को डोमिनेट करेगा। खैर, अब उस दिलचस्प इंफॉर्मेशन की बात करते हैं जिसने भारत को गर्व महसूस कराया है, और वो ये है कि बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने भारत का पहला ग्रेफीन एनहांस्ड मेम्ब्रेन डेवलप किया है। इसमें PEM मेम्ब्रेन के अंदर ग्रेफीन नाम के मटेरियल को यूज किया गया है, जो बहुत ही ज्यादा मजबूत, हल्का और बेहतरीन कंडक्टर होता है। इससे मेम्ब्रेन की प्रोटॉन कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और गैस क्रॉसओवर भी कम हो जाता है। इसके साथ केमिकल स्टेबिलिटी भी इसकी 20% ज्यादा हो गई है। मतलब इलेक्ट्रोलाइजर अब और लंबे समय तक चलेंगे और ज्यादा एफिशिएंट हाइड्रोजन बनाएंगे। अब दोस्तों, ये ब्रेक थ्रू इसलिए गेम चेंजर है क्योंकि पहले हम लोग PEM मेम्ब्रेन पूरी तरीके से इंपोर्ट करते थे, क्योंकि PEM मेम्ब्रेन बनाने की ये टेक्नोलॉजी सिर्फ USA, जर्मनी, जापान, कनाडा और चीन जैसे देशों के पास ही है, और इन्होंने इस पर पूरी तरीके से मोनोपोली बनाया हुआ था। अब इससे समझिए कि 100 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट में सिर्फ मेम्ब्रेन के लिए 300 से 400 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अब इसी ग्रेफीन मेम्ब्रेन से ये कॉस्ट 30% तक कम हो सकती है, जिससे कुल प्लांट सेटअप का खर्च 1200 से 1300 करोड़ रुपए घटकर सस्ता हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत अब किसी इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मौजूदा हालात देखें तो भारत में पहले से 10 मेगावाट का विजयपुर प्लांट चल रहा है, जो कनाडा से इंपोर्टेड PEM इलेक्ट्रोलाइजर पर निर्भर है। लेकिन अब देसी मेम्ब्रेन से रखरखाव आसान हो जाएगा और हर 5-6 साल में मेम्ब्रेन बदलने का खर्च भी कम हो जाएगा। हालांकि भारत में सस्ती सोलर एनर्जी, विंड पोटेंशियल, सरकार का सपोर्ट और स्किल्ड मैन पावर आज की स्ट्रेंथ है। खैर, इस मामले में आप क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।